नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही विवादित कानून की। आज हम बात करने वाले हैं जिस कानून को पूर्व में असंवैधानिक करार दे दिया गया था, उसी कानून को दोबारा राज्यसभा में पेश करने की बात कही जा रही है और दोबारा से वापस लाने की बात कही जा रही है। कितनी संभावना है कि एनजेएसी वापस आ सकता है? एनजेएसी है क्या? तो जजों के रिक्रूटमेंट के लिए ये बनाया गया था आपका कानून, बाद में ये असंवैधानिक करार हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कोलेजियम आ जाता है और अब कोलेजियम को समाप्त करने की बात कही जा रही है। तो ये थोड़ा सा भी पजल्ड लग रहा होगा आपको कि ये क्या है। एक असंवैधानिक हो गया, उसको वापस लाना चाहते हैं, हम कोलेजियम से परेशान हैं, कोलेजियम को समाप्त करना चाहते हैं। तो इसी पर आज हम करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। क्यों एनजेएसी को वापस लाने की बात कही जा रही है, क्यों यहाँ पर कोलेजियम जो है वो हर बार क्वेश्चनेबल हो जाता है कि इससे प्रक्रिया सही नहीं है। और अब हम बात करेंगे कि आखिर पूर्व में सबसे पहले स्टार्टिंग में ये जो जज नियुक्ति किए जाते थे उनकी प्रक्रिया क्या थी। क्या स्टार्टिंग से कोलेजियम था, क्या फिर आपका एनजेएसी ही पहले ये काम करता था? तो ये सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने इसमें कवर करी है। क्या एनजेएसी कानून फिर वापस लाएगी सरकार? जज के घर में कैश मिलने के विवाद के बाद से ही ये चर्चा आपकी तेज हो गई है। देखिए, ये मान के चलिए कि आज के टाइम में कोई भी कानून लाना, वापस ले जाना, हटाना इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये हमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर एनजेएसी वापस आ जाता है तो, राइट। चलिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का केस आप सभी को पता है। इनके घर में जले हुए नोट मिले थे, इसके बाद से इनको उठा करके अलग अलग जगह फेंका जा रहा है और हर हाईकोर्ट इनको लेने से मना कर दे रहा है। आपने देखा होगा, बड़ा एक मजाकिया वाकया हुआ कि जब इनके घर में नोट मिले तो दिल्ली में थे ये, दिल्ली हाईकोर्ट से इनको भेज दिया गया प्रयागराज हाईकोर्ट। तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, एक्चुअली उनका कहना था कि हम कोई कचरा थोड़ी ना है कि जो कचरा है वो सारा अगर कहीं पे हो तो उसको यूपी में ला करके फेंक दो। और उन्होंने बोला कि इनको आप यहाँ से वापस ले जाइए। इसके बाद शायद ये वापस आए हैं और अभी ने कहीं और पोस्टिंग की बात कही जा रही है, शायद तमिलनाडु हाई कोर्ट या कहीं पर ये जाने वाले हैं। फिलहाल तो यहाँ पर ये चल रहा था कि नहीं, हर कोई कह रहा था कि ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भ्रष्ट बताए जा रहे थे। चलिए आगे आते। इसी कानून को शीर्ष अदालत ने 2015 में असंवैधानिक करार कर दिया था। कौन सा कानून? आपका कानून था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, ये आपका एक कमीशन था। आगे आते हैं, चर्चा क्यों हो रही है? सरकार फिर से इस कानून को लाने की तैयारी में है। एक बार जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने जो असंवैधानिक करार दे दिया है, तो क्या ये कानून हम आसानी से ला सकते हैं? एक तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है। दूसरा, अगर वैसे ही कानून संसद में फिर पास हो गया तो क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक करार देगी? तो फायदा क्यों? मतलब इतना लंबा टाइम संसद में पहले उसके लिए डिस्कशन हो, उसको फिर से कानून बनाया जाए, फिर वो पिटीशन दायर करी जाए, फिर वो समाप्त हो जाए, क्या फायदा इसका? ठीक है, आगे आते हैं। सवाल ये भी है कि आखिर 2015 में निरस्त हुए एनजेएसी कानून को फिर से लाने की जरूरत हमें महसूस क्यों हो रही है? तो चलो ये समझते हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर देते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया। वर्तमान समय में जो नियुक्ति होती है वो कोलेजियम सिस्टम से होती है, लेकिन अगर हम बात करें कि कोलेजियम से पहले कैसे नियुक्ति होती थी तो वो समझते हैं। उसके तहत कानून मंत्रालय नए जज के नाम हमें सुझाता था, पहले जो नियुक्ति होती थी, ठीक है। और देश के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे वो अपने विचार उनके बारे में प्रस्तुत करते थे, जिनका भी नाम सुझाया है किसके द्वारा? कानून मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। फिर नाम राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता था। अब ये प्रोसेस था। इन 1993 अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की एक बेंच बनाई गई और इस बेंच ने कोलेजियम सिस्टम को पास कर दिया। तब हमारे पास क्या आ गया? कोलेजियम आ गया। और तब से हम कोलेजियम सिस्टम के थ्रू ही जो जज हैं उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट कोलेजियम नाम भेजता है और इन नामों पर सुप्रीम कोर्ट जो कोलेजियम है वो विचार करता है। वही सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर नियुक्ति होती है तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम क्या करेगा? यही प्रोसेस करेगा, नाम भेजेगा और ये नाम सरकार को भेजता है। तब सरकार की ओर से नाम राष्ट्रपति के पास जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में सीजेआई और 4 सीनियर जस्टिस होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। नियुक्ति के लिए आयोग 2014 में, जब ये आपका 1993 में तो ये आ चुका था कोलेजियम सिस्टम, लेकिन कंटिन्यू ये बात कही जा रही थी कि कोलेजियम में भाई भतीजावाद चलता है। अच्छा, आप में से कितने सारे वकील अगर हैं, कहीं पर भी पोस्टेड हैं या फिर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर काम कर रहे हैं, कोई भी अगर कहीं तक मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुंच रही है तो आप लोगों से मेरा सीधा सा एक प्रश्न है, क्या आपने इस तरीके की चीजें महसूस करी हैं?
क्या आपने वास्तव में ये देखा है कि जो भाई भतीजावाद है इन कोर्ट और इन दिस प्रोसेस की नियुक्ति होनी है, इसमें ज्यादा चलता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई जुड़ा हुआ है उसका नाम आगे भेज दिया जाता है और जो बहुत ज्यादा उस पोस्ट के लायक है उनको वहां तक नहीं पहुंचाया जाता है। तो आपका क्या कहना है इसको लेकर के मुझे जरूर बताइएगा, और क्या वाकई इसमें चेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि धरातल पर जो व्यक्ति है ना वो उसे अच्छे से देख पाता है और आप धरातल पर काम कर रहे हैं, आप वकील हैं, आप जज हैं, आप वहां पर वर्क करें, आपको एक एक चीज पता होगी वहां पर कि कैसे काम होता है और वहां का सिस्टम क्या है। तो आपकी जो इनपुट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा एक्चुअल में होता क्या है, चीजें क्या हैं और जिसके लिए इतना ज्यादा बवाल मचा रहता है। राइट, चलो आगे आते हैं। अब देखिए 2014 में बीजेपी सत्ता में आती है और सबसे पहले वो ये कहती है कि ये कॉलेजियन सिस्टम ही हम बदलेंगे और वो लेकर के आती है एनजेएसी। अब जैसे ही एनजेएसी आया, चूंकि क्या है हमारे संविधान में ये मेंशन है कि जो न्यायालय है वो अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलग है, न्यायालय पूरी तरीके से स्वतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके तहत 6 लोगों का एक कमीशन बनाया गया जो जजों के नाम का चयन करता है और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी से उन्हें जज बना देता है। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो न्यायालय है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी प्रभाव कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जुडिशरी है ना भाई, ये तो देखती है, ये तो नेताओं और मंत्रियों के मुद्दे भी देखती है। अब जुडिशरी अगर नेताओं और मंत्रियों की झोली में जाकर के बैठ जाएगी तो हम क्या समझते हैं, क्या हमें न्याय मिल पाएगा? वो अलग बात है कि आज भी न्याय खरीदा जाता है, बिकता है न्याय, वरना ये जैसे जो जज थे इनके घर में ये जो नोट मिले हैं ये कहाँ से आए हैं? सैलरी तो एक पर्टिकुलर ही है ना, तो ना जाने कितने अपराधियों को इन्होंने बेल दिलवाई होगी, ना जाने कितने अपराधियों को इन्होंने छोड़ दिया होगा, ना जाने कितने ऐसे केसेस थे जहां पर न्याय की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इनके द्वारा नहीं प्रदान कराया गया होगा। तो न्याय नहीं मिलता है ये सत्य है, और आज के समय में न्याय बिकता है ये भी सत्य है। वरना हम ये जो लंबोर्गिनी केसेस, BMW केसेस देखते हैं वो ऐसे ही नहीं देखते हैं जहां पर हाईकोर्ट का जज कह देता है कि जाइए आप एक ऐसे लिख करके आ जाइए। क्यों? क्योंकि वो प्रभाव है कि उसका पिता कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तभी उन जैसे जजों के घर में आपको नोट दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्या एनजेएसी कानून की वाकई आवश्यकता है, तो प्रेजेंट में आप देखिए कि हाँ आवश्यकता हो जाती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक फ्लॉज जो हमें देखने को मिलता है वो ये हो जाता है कि इसमें हमें कहीं ना कहीं जो राजनीति है उसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाएगा। और राजनीति और जो न्यायालय है दोनों अलग अलग है, इन दोनों का मर्जब किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता है, वरना तो फिर जो नेताओं, अभी थोड़े बहुत नेताओं को जो जेल होती है, जो केसेस सुने जाते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो तो इसमें क्या था, ये जो आपका जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया, इस कमीशन में थे 6 लोग, ठीक है, और जजों का नाम का चयन करके इनको राष्ट्रपति के पास भेजना था। प्रस्तावित आयोग में सीजेआई होंगे, ये जो 6 लोग थे वो कौन कौन थे? एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होगा, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे, कानून मंत्री शामिल होंगे और 2 जाने माने व्यक्तित्वों को शामिल किया जाएगा। ये दोनों नामों का चयन उच्च स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसमें से उच्च स्तरीय समिति में प्रधानमंत्री होंगे, सीजेआई होंगे और विरोधी दल के एक नेता होंगे, उनको रखा गया था। अब बात जो बिगड़ी वो कहाँ बिगड़ी? यहां बिगड़ गई। प्रधानमंत्री के द्वारा ये नाम चयन करे जाने थे ना, जो 2 उच्च स्तरीय नाम थे, तो बात आ गई भाई कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल पूरी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि इन्वॉल्वमेंट हो गया है और विपक्षी नेता भी इसमें शामिल हो गए, विरोधी दल के सीजेआई तो हैं लेकिन ये शामिल हो गए, तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है हमें, तो नेता को रखा गया था। अब एनजेएसी के लिए संविधान में भी संशोधन किया गया, सबसे बड़ी बात कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किया इसको पास कराने के लिए। आगे आ जाते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहाँ पर क्या हो रही थी, कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन क्या वास्तव में हुई, चलो वो भी समझते हैं। देखो 16 अक्टूबर 2015, 14 को बात की गई, 2015 आ गया, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने क्या बोला, संवैधानिक बेंच ने संविधान संशोधन कानून और एनजेएसी एक्ट दोनों को असंवैधानिक ही करार दिया। उन्होंने बोला ना ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, उसमें अमेंडमेंट होगा, और ना ही ये एनजेएसी एक्ट आपका शामिल किया जाएगा। अब कैसे? अदालत ने कहा कि जजों की नियुक्ति का अधिकार जुडिशरी का है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसका बेसिक स्ट्रक्चर? कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती के सुना है वहां पर पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर आपका आया था, बोला गया था कि चाहे हमें कुछ जोड़ना हो जोड़ सकते हैं हम उसमें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बदलना
सही कहा, नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एनजीएसी के कारण जुडिशरी की स्वतंत्रता प्रभावित होती है और इस वजह से हम क्या करना चाहते हैं, इसको असंवैधानिक करार देना चाहते हैं और ये असंवैधानिक कर भी दिया गया। अदालत का कहना था कि जजों की नियुक्ति के लिए बने आयोग में गैर जज सदस्यों की भूमिका सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजों के बराबर रखी गई है, जो जजों की भूमिका के बराबर अन्य किसी का रोल नहीं हो सकता है और ये गलत है। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत अब क्या आ जाता है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है तो क्या मूल ढांचे में बदलाव के लिए संविधान संशोधन हो सकता है? अगर मूल ढांचे में हमें बदलाव करना है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है ML लोहाटी, ये बताते हैं कि अगर 52 साल पहले के ऐतिहासिक केशवानंद भारती के जजमेंट की बात करें, उसको याद करें, तो ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि ऐसे नहीं हो सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 का केस है। सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया था इसमें। तब से संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को चुनौती दी जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये मूलभूत संरचना सिद्धांत की कसौटी को परखता है। पहले देखता है कि कहीं वो तो छिन्न भिन्न नहीं हो रहा है। किसकी मूलभूत संरचना? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूलभूत संरचना, हमारे संविधान की मूलभूत संरचना, वो इधर से उधर 1 इंच नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको जो भी चेंजमेंट करना है आप कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर का ये जो कह रहे थे कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए, उसके दायरे में आता क्या क्या है, कैसे हम समझेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और कैसे हमें ये पता चलेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। उसके लिए शीर्ष अदालत ने उस फैसले में कहा था कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है, अधिकार है संविधान संशोधन करने का, लेकिन वे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन, किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अदालत ने संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक गणराज्य, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति का विभाजन, संघीय ढांचे को संविधान की मूल संरचना माना है। और ये क्या है? संविधान की मूल संरचना है। इनको छेड़छाड़ किए बिना तुम्हें जो करना है वो करो। तो संविधान का मूल ढांचा समझ में आ गया कौन कौन है? मूल ढांचा है संविधान की सर्वोच्चता, किसी भी तरीके से संविधान कहीं पर भी झुकना नहीं चाहिए, सर्वोच्च है, इसको देखो, इसके थ्रू काम होंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य है ये, इसमें किसी भी तरीके का चेंजमेंट नहीं। संविधान की धर्मनिरपेक्षता जो चरित्र है, इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आना चाहिए। भारत किसी एक धर्म का नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाता है। ठीक है, और उस धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो यहाँ की मूल संरचना है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता और इसके अकॉर्डिंग भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यायपालिका, उसमें कोई चेंज नहीं। अब आ गए, ये है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आ गया हमारा, तो यहाँ चेंज नहीं हो सकता, सीधा सीधा बताया गया है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कार्यपालिका, विधायिका नहीं हो सकता। इसके अलावा मूल ढांचे में और क्या आ सकता है, तो ये तय करने का अधिकार कोर्ट के जजों पर छोड़ा गया था। वो जो चाहे टाइम टू टाइम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो उनके पास अधिकार आज भी है। ठीक है, एनजीएसी की वापसी मुश्किल है। कैसे? देखो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट 2015 में कह चुका है कि एनजीएसी असंवैधानिक है, इसलिए एनजीएसी या इस तरीके की किसी भी कानून का जुडिशली स्क्रूटनी में टिकना मुश्किल हो जाता है। कारण यह है कि 13 जजों की बेंच द्वारा केशवानंद भारती केस में ये फैसला भी दिया गया कि भैया लॉ ऑफ द लैंड यानी कि देश का ये कानून है। ठीक है, और इस कानून के तहत क्या हो जाता है, हमारा जुडिशली मूल ढांचे में आता है और मूल ढांचा चेंज होगा नहीं, जिसके तहत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार तो है लेकिन मूल ढांचे में बदलाव लाने का कोई अधिकार नहीं हो जाता है। और इसके तहत जो एनजीएसी है उसकी वापसी तब तक नहीं होगी जब तक उसमें जो हमने देखा प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता, इनकी जगह किसी और को ना शामिल किया जाए। ये आ सकता है, बशर्ते आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो उसका स्ट्रक्चर था, बनाया गया था कि ये सदस्य शामिल होंगे, उस स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा और इसके बाद आसानी से एनजीएसी आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है, एनजीएसी वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।